गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जो टॉपिक किया था वो किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसको हमने बड़े डिटेल में और अच्छे तरीके से समझ लिया था। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर हम बेसिकली उसका डिस्कशन कर रहे थे और किस प्रकार से आपने सतह से लेकर के केंद्र तक कौन कौन सी चट्टान या सेल संरचनाएँ पाई जाती है, कौन कौन से तत्व या पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन सा भाग किस अवस्था में है, अर्थात ठोस में है, तरल में है या अर्धतरल में है, और किस किस भाग की क्या क्या भौतिक सार्थकता या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने प्लास्टिक दुर्बलता मंडल की बात की थी तो उसकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। जो कोर भाग में एक आपका आउटर कोर था जो तरल था वो पृथ्वी के चुंबकत्व में योगदान देता है, उसका अपना अलग सिग्निफिकेंस है। तो इस प्रकार से हमने मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करने का प्रयास किया था और उसको हमने अच्छे से समझ लिया। और एक चीज़ इस लेक्चर सीरीज में विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये जो लेक्चर जिस फ्रेमवर्क में फॉर्मेट किए जा रहे हैं, डिज़ाइन किए जा रहे हैं, उनका बेसिक पर्पज़ यही है कि जो भी आपके टॉपिक हो उनकी एक सामान्य समझ आप डेवलप कर सको, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और जब एक बार आपकी सामान्य समझ इन टॉपिक्स पर विकसित हो जाएगी तो उसके पश्चात आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप रेफ़र कीजिए, उसको बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़िए, आपकी अच्छी पकड़ सब्जेक्ट पर हो जाएगी। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो या मेंस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन हो, आप आराम से उसको डील कर सकते हो। स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल फिक्स है। हम इन लेक्चर सीरीज में लेक्चर को छोटे छोटे पार्ट में और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेते हुए चलेंगे और समझेंगे तो हमारी बात वही है, समझ मजबूत होती चलेगी, ठीक है। तो आपने आराम से फुली उस टॉपिक को अच्छे से सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा और जैसा मैंने आपको कहा था कि आप पेन और पेपर हाथ में लेके उसको नोट भी किया होगा, तो तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज फिर वो बेनिफिशियल आपके लिए नहीं रहेगा। और चीज़ को जिस समय आप लेक्चर को सुन रहे हो उसी समय उसको तैयार करने का प्रयास करें। कुछ दिनों बाद जब हमारे कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे तो इसी प्लेटफॉर्म में हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, कुछ छोटे छोटे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उनके लिए भी हम एक दो सेपरेट छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दूसरा इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए यूजफुल साबित हो सकता है। तो ये एक सामान्य सी चर्चा थी जो मैंने आपके साथ कर ली। अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसको आज इसके लेक्चर में हम डील करने वाले हैं। वो है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। अब यह सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो बात की गई थी वो की गई थी वेगनर महोदय द्वारा। वेगनर एक मौसम वैज्ञानिक थे, आप इसको साइंटिस्ट मान सकते हो, ठीक है ना। उन्होंने इसके बारे में कुछ बातचीत की थी। तो वेगनर महोदय कर क्या रहे थे, अपना जो भी रिसर्च संबंधी काम कर रहे थे तो वो प्राचीन समय में या अतीत के समय में पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे कि भाई अगर प्राचीन समय में जाएं, करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व की बात करें, ठीक है ना, तो उस समय पृथ्वी जो थी वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु थी और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा था, उसका वो अध्ययन कर रहे थे। और वो जब अध्ययन कर रहे थे तो उस अध्ययन के क्रम में उन्होंने 2-3 फाइंडिंग्स प्राप्त की। एक तो उन्होंने क्या प्राप्त की कि कुछ ठंडे प्रदेश, आप एक काम की जब भी ज्योग्राफी सुने तो अपने पास क्या करें, एक वर्ल्ड का मैप पास लेके चले और रफली आपको वर्ल्ड मैप बनाना आना चाहिए। जैसे इस तरह से यहाँ इंडिया हो जाएगा, यहाँ आप एकदम बिल्कुल रफ बना रहा हूँ, यहाँ आपका अफ्रीका है, यहाँ आपका उत्तरी अमेरिका चलेगा, एकदम रफ बना रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ आपका दक्षिणी अमेरिका चलेगा, ये पूरा आपका यूरोप का पार्ट है पूरा, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया वाला भाग चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक रफ आइडिया दिया, यहाँ पर ग्रीनलैंड भी है, बिल्कुल रफ टाइप बनाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैप पता होना चाहिए। तो वेगनर महोदय ने क्या कहा कि जो ठंडे प्रदेश है, ठंडे प्रदेश कौन से होंगे, जो 0 डिग्री के ऊपर ध्रुवों की तरफ होंगे, इधर वाले भी हो सकते हैं और इधर वाले भी हो सकते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में उन्होंने देखा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जो आपके स्वीडन, नॉर्वे, इस प्रकार के जो स्कैंडिनेवियन कंट्री थे जो यूरोप में ऊपर की तरफ है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या प्राप्त किया, वहाँ पर उन्होंने कोयले के निक्षेप प्राप्त किए, जो कोयला था उसके निक्षेप प्राप्त किए। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जो गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश में आपके आ जाएगा ब्राज़ील है, इधर ये अफ्रीका का क्षेत्र है, इधर ये प्रायद्वीपीय भारत जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का है, वहाँ पर उन्होंने हिम निक्षेप प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए, हिम निक्षेप। अब ये गर्म क्षेत्र में हिम निक्षेप कैसे हो सकते हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये फाइंडिंग्स थे, हमेशा ध्यान रखो, फाइंडिंग्स के आधार पर आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ अपनी थ्योरी डेवलप करने का प्रयास करोगे। तो जब इस तरह के फाइंडिंग्स मिलेगी, यहाँ तो इनको कोयले के अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर इनको हिम निक्षेप मिल रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा, 2 तरह की संभावनाएं व्यक्त की। 2 तरह की संभावना उन्होंने क्या क्या व्यक्त किया। एक तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो पृथ्वी है उसका जो स्थल भाग है वो स्थिर हो। स्थल भाग, क्या सोचा, जो स्थल भाग है वो क्या हो,
स्थिर हो और जो जलवायु कटिबंध है आपके, जलवायु कटिबंध आप आगे पढ़ोगे पूरा क्लाइमेटोलॉजी में, विभिन्न प्रकार के जो जलवायु क्षेत्र होते हैं उनको कटिबंध के रूप में हम समझाते हैं, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्र, ये सब, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा हो सकता है कि स्थल भाग स्थिर हो और जो जलवायु कटिबंध है उनमें क्या हुआ हो, स्थानांतरण हुआ हो, स्थानांतरण। तभी तो आप ऐसा देखोगे कि जो चीज़ आपको गर्म क्षेत्र में मिलनी चाहिए वो ठंडी में मिल रही है, जो ठंडी मिलनी चाहिए वो गर्म में मिल रही है। तो इस प्रकार का स्थानांतरण हुआ हो तभी इस प्रकार की चीज़ें आपके घट सकती है। एक तो उन्होंने ये संभावना व्यक्त की। दूसरी संभावना उन्होंने क्या व्यक्त की कि ऐसा भी हो सकता है कि जो जलवायु कटिबंध है आपके, जलवायु कटिबंध वो क्या हो, स्थिर हो और जो स्थल भाग है आपका, स्थल भाग वो क्या हो, स्थानांतरण उसमें हो रहा हो, यानी वो गतिशील हो। तो ये दो संभावनाएं वो लेकर के चल रहे थे अपने फाइंडिंग्स के आधार पर। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने यह चीज देखी कि फिर उन्होंने क्या चीज़ देखी कि जो आपकी दो सिचुएशन आप देख रहे हो, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो उन्होंने देखा कि उनको इस स्थिति का तो कोई प्रमाण मिला नहीं कि भाई ऐसी स्थिति हो सकती है, उनको कोई प्रमाण नहीं मिला। तब उन्होंने क्या कहा कि ये स्थिति हो सकती है। तब उन्होंने क्या कहा था कि हम ऐसा मान सकते हैं, या उन्होंने ऐसा माना कि पृथ्वी पर जो स्थल भाग है उसमें क्या हुआ होगा, स्थानांतरण हुआ होगा। तो वहां से उनको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली या आइडिया मिला। अब वो सिद्धांत उन्होंने दिया क्या, उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैगनर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में वैगनर ने तो प्राथमिक कार्य किया था। इस पूरे सिद्धांत को सही तरीके से समझाने के लिए आगे खूब सारे अलग अलग डेवलपिंग होंगे, अलग अलग क्या होंगे, सिद्धांत दिए जाएंगे, डेवलप होंगे, ठीक है ना। जिनमें आपके होम्स का सहवन तरंग ऊर्जा सिद्धांत होगा, सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होगी, ठीक है ना। वो सभी हमें पढ़नी है, लेकिन अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, वैगनर ने किस प्रकार से सिद्धांत को बताया, केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए, तब तो आपको जो वर्तमान में सर्वमान्य कथन है या सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो आपको लिखना है, जिसमें आपको उन सभी चीज़ों का यूज करना है। और आपसे अगर केवल इतना पूछे कि वैगनर द्वारा दिए गए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बताइए, तब जो मैं अभी आपको बताऊंगा आपको वो लिखना है। तो ये भी एक तकनीक होती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और उसमें किस कंटेंट को आपको शामिल करना है वो आपको पता रहना चाहिए। ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि वैगनर ने किस प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को बताया। तो वैगनर ने ये बताया कि अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा कि आप वर्तमान में जिन महाद्वीपों को देख रहे हो, ये महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार के जो महाद्वीप देख रहे हो, आरंभिक समय की बात करें, करोड़ों वर्षों पूर्व, जब पृथ्वी के आरंभिक समय की बात करें आप, करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व, तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय क्या था, ये सभी महाद्वीप एक संयुक्त महाद्वीप, संयुक्त पिंड के रूप में थे, संयुक्त स्थल के रूप में थे, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया, सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे और उनको नाम दिया पेंजिया। और इन महाद्वीपों के चारों तरफ क्या था, जल का फैलाव था, ठीक है ना, जिनको आप आज के महासागर कह रहे हो, जल का फैलाव था, उनको उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। ये उन्होंने नाम दिया था, पेंथालासा। स्थिति क्या होगी, स्थिति इस प्रकार की होगी, ठीक है ना। ये चारों तरफ, ये तो स्थल भाग हो जाएगा पूरा, और ये इसके चारों तरफ क्या है, जल है, ये पूरा जल है। तो इसको तो नाम देंगे वो पेंजिया। ये आरंभिक सबसे पहले की बात बता रहे हैं। और ये जो चारों तरफ जल का फैलाव है उसको नाम दिया गया पेंथालासा, ठीक है। अब उन्होंने आगे क्या बताया कि फिर क्या हुआ होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तब पेंजिया में क्या होगा, क्रमिक विखंडन भी होगा और विस्थापन भी होगा। वो क्या कहेंगे, पेंजिया में क्या होगा, क्रमिक विखंडन एवं विस्थापन। और इस क्रमिक विखंडन और विस्थापन से ही क्या होगा, जो आपको आज के महाद्वीप दिख रहे हैं
उनके निर्माण हुआ होगा। और जब इस प्रकार का विखंडन विस्थापन होगा तो इनके बीच में जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर क्या होगा, इस पेंथालासा के जल के प्रवेश करने से इन क्षेत्रों में वर्तमान के जो आपको सागर और महासागर दिखाई दे रहे हैं उनका निर्माण हुआ होगा। तो ये बात इन्होंने की थी, क्रमिक विखंडन और विस्थापन, और यही क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन है। अब उन्होंने, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अगर आपसे पूछे सिंपली कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को आप किस तरह से समझाओगे, तो आप उसकी व्याख्या किस प्रकार से करोगे, एक दफा आप सुन लीजिए। तो हम कैसे बोलेंगे कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अवधारणा में यह बताया कि वर्तमान में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो आपको महाद्वीप थे, वर्तमान के महाद्वीप, वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय एक संयुक्त पिंड के रूप में थे जिनको पेंजिया नाम दिया गया, और इनके चारों तरफ जो जल का फैलाव या भराव था उसको पेंथालासा का नाम दिया गया। और इस पेंजिया में क्रमिक विखंडन और विस्थापन से वर्तमान महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, और इनके मध्य पेंथालासा के जल के प्रवेश करने से वर्तमान सागरों और महासागरों की उत्पत्ति हुई। तो ये तो क्या था, स्टेटमेंट था वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का। अब उन्होंने आगे किस तरह से बताया, ये सिचुएशन एक पहली तो ऐसी हो गई। फिर जब क्रमिक विखंडन और विस्थापन होगा तो उन्होंने क्या बताया कि विखंडन किस तरह से होगा। पहले क्या होगा, ये जो पेंजिया आपको दिख रहा है उसमें इस प्रकार से विखंडन होगा, उसका एक भाग उत्तर की तरफ जाएगा, एक भाग दक्षिण की तरफ जाएगा। तो देखो ऐसी स्थिति होगी, ये उत्तर की तरफ चला जाएगा और एक भाग दक्षिण की तरफ चला जाएगा। ये चारों तरफ जल तो ही आपके फैला हुआ पूरा, ये जली भाग है, और कुछ जली भाग इस बीच वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। तो जो भाग उत्तर की तरफ जाएगा उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, ये नाम दिया गया अंगारा लैंड या लॉरेंशिया। और जो दक्षिण की तरफ गया उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसके बीच में जो एक प्रकार का, इसको आगे एक शब्द का मिलेंगे, भूसन्नति बन गई। ठीक है ना, एक क्षेत्र बन गया जिसके अंतर्गत इस पेंथालासा का जब जल प्रविष्ट करेगा तो उसका नाम दिया गया टेथीस सागर। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये इस तरह की हो जाएगी, क्रमिक विखंडन विस्थापन से उत्तर की तरफ वाले भाग को अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, और दक्षिण की तरफ भाग वाले को गोंडवाना लैंड, और बीच में इस पेंथालासा के जल के प्रवेश करने से टेथीस सागर का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद फिर वैगनर ने यह भी बताया कि ये जो आपका अंगारा लैंड और लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड है, इनमें भी क्या होगा, विखंडन होगा और विस्थापन होगा। तो अगली स्थिति क्या होगी, इस भाग में भी क्या होगा, विखंडन होगा और विस्थापन होगा। तो अगली स्थिति को आप ऐसे बना सकते हो, देखो, ठीक है ना, इस तरह से कुछ विखंडन होगा, इस तरह से कुछ भाग इधर जाएंगे, कुछ भाग इधर जाएंगे, तो ये स्थिति बन जाएगी। ये ग्राफ आइडिया तरफ दे रहा हूँ, इस तरह से विखंडन विस्थापन होगा, और चारों तरफ जल तो है ही, ठीक है ना, यहाँ भी जल भरा हुआ है, और इनके बीच में जो जगह होगी वहाँ भी कुछ जगहों में जल भर जाएगा। तो जब इस स्थिति में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्रमिक विखंडन और विस्थापन होगा तो आपको क्या मिलेंगे, अंगारा लैंड में जब इस तरह की स्थिति होगी तब आपको ये अमेरिका, रशिया, और आप क्या कह सकते हो, इधर ग्रीनलैंड, इधर चाइना, इस प्रकार के महाद्वीपों या क्षेत्रों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी। और जब गोंडवाना लैंड में इस तरह का विखंडन होगा और विस्थापन होगा तो आपको दक्षिणी अमेरिका है, इधर ये ब्राजील वाला क्षेत्र है, अफ्रीका है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, संपूर्ण नहीं, प्रायद्वीपीय भारत, जो दक्षिणी भारत जिसको आप कहते हो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, वो ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, इनकी उत्पत्ति होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से वैगनर महोदय ने इस चीज की व्याख्या की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वैगनर के सिद्धांत में आपको ये तीनों डायग्राम भी पता होने चाहिए, और इन तीनों डायग्राम को आप किस प्रकार से समझा सकते हो वो भी पता होना चाहिए। और वैगनर महोदय ने फिर आगे और भी कुछ चीजें बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे देखिए ये जो अफ्रीकी क्षेत्र है और जो प्रायद्वीपीय भारत है, इनका क्या होगा, उत्तर की तरफ भी क्या होगा, ये खिसकना स्टार्ट करेंगे। जब ये उत्तर की तरफ इधर खिसकेंगे ऊपर, तो ये जो टेथीस सागर है इसमें क्या पड़ेगा, वलन पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, किसी स्थान पर आप दबाव डालोगे तो उनमें क्या होगा, संपीड़न जब करोगे, दबाव डालोगे तो उसमें क्या होगा, वलन पड़ेगा, फोल्डिंग होगी, और उस वलन के कारण क्या आपको हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी। ये सब सिद्धांत आपको आगे बिल्कुल डिटेल में, हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल पता चलेगा किस प्रकार से वलन हो रहा है, कौन गति किधर कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसकी गति करने से क्या क्या निर्माण हो रहा है, वो सब आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया लिया है। तो मेरे हिसाब से इस वैगनर के सिद्धांत को आप बड़े आसानी से समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ इतनी ही बात थी, सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब अगला काम हम क्या पढ़ने वाले होंगे, हम ये पढ़ेंगे कि जब वैगनर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ इस अपने सिद्धांत के संबंध में कुछ साक्ष्य या प्रमाण भी तो प्रस्तुत किए होंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करोगे। और वर्तमान में ये सिद्धांत वेरीफाई तो है ही, तो वैगनर खूब सारे प्रमाण देंगे, साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उनमें से क्या होगा,
कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे जो मान्य होंगे और कुछ अमान्य होंगे, जो फिट नहीं बैठ रहे होंगे। तो जो मान्य है हमें उनकी चर्चा करनी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में वैगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की या साक्ष्यों की व्याख्या कीजिए, तो उसमें आपको केवल वैगनर वाले लिखने हैं। लेकिन अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण दीजिए, सिंपली महाद्वीपीय विस्थापन, तो जैसा मैंने पहले बात की थी कि महाद्वीपीय विस्थापन की घटना को आप केवल वैगनर के सिद्धांत से नहीं समझा रहे हो, उसके लिए होम्स का सहवन ऊर्जा तरंग सिद्धांत, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आदि सभी आते हैं। तो जब आप प्रमाण देने चलोगे पक्ष में, तब आपको वैगनर के जो वैलिड प्रमाण है उनकी चर्चा करनी है, और साथ साथ वो जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत भी जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए उनकी भी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं, उसका आंसर कैसे लिखना है, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। तो इस लेक्चर में तो हम केवल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या उसको समझा है। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, उसके प्रमाण को सेपरेट ही देखेंगे। वो थोड़े प्रमाण बड़े हैं, ज़्यादा उनको समझना है, तो लेक्चर बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमाणों की चर्चा कर लेंगे। थैंक यू।